यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। एपिसोड 82। चांद अभी भी आंसू भरी आंखों से अपने पैरों के पास गिरी हुई वर्तिका को देख रही थी। वर्तिका ने गुस्से से चांद की तरफ देखा और फिर व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मैं इस गवार से माफी नहीं मांगूंगी। इसकी औकात नहीं है कि वर्तिका आहूजा से माफी मंगवा सके। कहते हुए वर्तिका अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में इस वक्त चांद के लिए नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। व्योम ने वर्तिका की तरफ देखकर गुस्से से कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी वाइफ की इंसल्ट करने की? तो ठीक है, अब इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। कहते हुए व्योम ने एक नंबर डायल किया। 2-3 रिंग के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठा लिया। व्योम ने कॉल स्पीकर पर रखते हुए कहा, आहूजा कॉरपोरेशन को 2 मिनट के अंदर अंदर ब्लास्ट कर दो। और हाँ, याद रखना, एक भी दीवार नहीं बचनी चाहिए, वरना तुम लोग नहीं बचोगे। व्योम की बात सुनते ही वर्तिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, व्योम ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है व्योम। तुम इस लड़की के लिए मेरे खानदान को बर्बाद करना चाहते हो? मेरे पापा तुम्हारे पापा के अच्छे दोस्त हैं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम इतने सालों तक एक दूसरे के साथ थे। तुमने मेरी इतने सालों तक मदद की है और अब तुम खुद मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो व्योम? वर्तिका की बात सुनकर व्योम मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि तुम मेरी फैमिली बर्बाद करना चाहती हो। जब मैंने तुमसे कहा है कि मेरी शादी हो चुकी है और अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तो क्यों बार बार मेरी लाइफ में आकर इंटरफेयर करके मेरी वाइफ को भड़काना चाहती हो? अब मुझे जरा बताओ कि मेरे नाम पर वह नया मोबाइल भेजने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरा नाम लेकर तुमने घर पर एक नया मोबाइल भेजा, जिसमें पहले से ही तुम्हारी और मेरी फोटोज थी, जो हाल ही में उसी जगह पर ली गई थी जहां मैंने तुम्हें बचाया था। इसका मतलब वो रोहन जिसे मैंने हाथ तोड़ा था, वो तुम्हारा मोहरा था। तुम कितनी घटिया हो। व्योम की बात सुनकर वर्तिका चुप हो गई। अगले ही पल उसने आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखते हुए कहा, मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं बस तुम्हें अपनी जिंदगी में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। तुम मेरे प्यार को समझते क्यों नहीं हो? मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है व्योम। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत। इतना कि कोई किसी से नहीं कर सकता। प्लीज मेरी बात मान जाओगे व्योम? प्लीज इसे छोड़ दो। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। ये लड़की तुम्हारी लायक नहीं है। इसे तो कुछ भी नहीं पता कि इस सोसाइटी में रहना कैसे है। तुम खुद सोचो, जब हमारी सोसाइटी के लोगों को पता चलेगा कि दी ग्रेट व्योम अग्निहोत्री ने एक गांव की गवार के साथ शादी कर ली है जिसे कुछ नहीं आता, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम पर हंसे, तुम्हारा मजाक उड़ाए? नहीं ना। अभी भी वक्त है। इसे छोड़ दो और मेरे साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे हम, प्लीज। वर्तिका की बात सुनकर व्योम चुप हो गया। वहीं उसे चुप होते हुए देखकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लग रहा था कि अब व्योम उसे छोड़कर वर्तिका को अपनी लाइफ में जगह दे देगा। वहीं चांद का झुका हुआ चेहरा देखकर वर्तिका के होठों पर एक मुस्कान आ गई थी। तभी व्योम तेज कदमों से चलता हुआ चांद के पास आ गया। उसने वर्तिका को धक्का देकर साइड में गिराया और चांद के सामने घुटनों के बल बैठ गया। व्योम ने चांद के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, चांद मेरी तरफ देखो। चांद ने अपनी आंसू भरी आंखों से व्योम की तरफ देखकर सिसकते हुए कहा, वो सही कह रही है, हम आपके लायक नहीं है। आप अगर हमें छोड़ दोगे तो हम शिकायत नहीं करेंगे, पक्का वादा। आपको जो करना है करो, बस आप खुश रहो। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी वाइफ तुम हो तो मेरी खुशी भी तुम ही हो ना। मुझे किसी और की कोई जरूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें? इसलिए अब रोना बंद करो। जब देखो तब रोती रहती हो। मुझे लगता है कि गर्मियों के मौसम में मुझे तुम्हें किसी सूखे तालाब में छोड़कर आना चाहिए। पूरा तालाब रो रो कर भर दोगी। व्योम की बात सुनकर चांद ने मासूमियत से कहा, ऐसा होता है? आप बुद्धू हो। व्योम ने चांद के मुंह से बुद्धू सुनकर उसे घूरते हुए कहा,
तुमने मुझे बुद्धू कहने की हिम्मत की, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? व्योम की गुस्से भरी आवाज सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हमें माफ कर दीजिए, अगली बार से नहीं कहेंगे, सच में। चांद की बात सुनकर व्योम के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने चांद के दोनों गालों को खींचते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो। अच्छा छोड़ो, तुम्हें डांटने की जरूरत नहीं है। और रही बात इस चुड़ैल की, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए व्योम ने वर्तिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, तुम मेरी वाइफ से माफी मांगोगी या फिर आहूजा कॉरपोरेशन को बर्बाद होते हुए देखोगी। बस एक फोन कॉल और उसके बाद आहूजा कॉरपोरेशन मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारे पापा का पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। जिन पैसों पर ऐश करती हो वो पैसे आना बंद हो जाएंगे। फिर तुम क्या करोगी? प्रोस्टिट्यूट का काम कर सकती हो वैसे। व्योम की बात सुनते ही वर्तिका की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, पर इस बार उसने कुछ भी नहीं कहा और चांद के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने बेहद गुस्से से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें गवार नहीं कहना चाहिए था। वर्तिका को इस तरह से बात करते हुए देखकर व्योम ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम माफी मांग रही हो या फिर मेरी वाइफ को डरा रही हो? अपनी राक्षसी जैसी आवाज को थोड़ा शांत करो। सुना नहीं, कितनी प्यारी आवाज है मेरी वाइफ की। इतनी प्यारी आवाज तो किसी की भी नहीं हो सकती। अब अपनी आवाज को कम करके मेरी वाइफ के पैरों में बैठकर उसके पैरों को पकड़कर कहो, आई एम सॉरी चांद मैडम, मैं आपके और आपके हस्बैंड के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की साजिश रची, क्योंकि मैं एक बेशर्म लड़की हूँ जो दूसरों के पतियों पर नजर डालती है। जो कहा है पूरा सेंटेंस रिपीट करना, अगर एक भी शब्द छोड़ा तो समझ लो कि तुम्हारा घर टूट जाएगा। व्योम की बात सुनकर वर्तिका को इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो चुपचाप चांद के पैरों के पास बैठ गई। उसने चांद के पैरों को पकड़कर बेहद नफरत भरी आवाज में कहा, आई एम सॉरी चांद मैडम, मैंने आपको और आपके पति को एक दूसरे से दूर करने के लिए आप दोनों के बीच में गलतफहमी क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं एक। कहते हुए वर्तिका चुप हो गई। व्योम ने उसे चुप होते हुए देखकर कहा, चुप नहीं होना है, सेंटेंस को कंप्लीट करो वर्तिका। वर्तिका ने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, क्योंकि मैं एक बेशर्म लड़की हूँ जो दूसरों के पतियों पर नजर डालती है। वर्तिका की बात सुनकर व्योम के होठों पर मुस्कान आ गई। वहीं चांद बेचारी डरी हुई नजरों से वर्तिका को देखने लगी। उसे इस वक्त बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि वर्तिका ने उसके पैरों को पकड़ा हुआ था। वर्तिका ने व्योम की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम खुश हो? व्योम ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत खुश। अब जब तुमने मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से माफी मांग ली है तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें माफ कर देना चाहिए। अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो, और अगली बार से कोई भी कांड करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि माफी मैं नहीं दूंगा, बल्कि कुछ ना कुछ तो तुम्हें भुगतना ही होगा। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ करोगी तो शायद भगवान के पास जाना पड़े। इसलिए अगर जिंदा नहीं रहना चाहती तभी कुछ ऐसा करने के बारे में सोचना। उम्मीद है कि तुम मेरी बात का मतलब समझ रही हो। व्योम की बात सुनकर वर्तिका ने कुछ नहीं कहा, वो बस अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने नफरत भरी नजरों से चांद की तरफ देखा और वहां से पांव पटकते हुए चली गई। उसे जाते हुए देख करके व्योम के होठों पर बड़ी मुस्कान थी। वहीं अध्याय और सावित्री जी अभी तक सदमे में गए इंसान की तरह बैठे हुए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि व्योम ने चांद के लिए वर्तिका के साथ इस तरह से बर्ताव किया, जबकि व्योम पिछले 3 सालों से वर्तिका के साथ रिलेशनशिप में था। सावित्री जी ने कई बार व्योम को वर्तिका से दूर रहने के लिए कहा था, क्योंकि उन्हें वर्तिका पहले से ही पसंद नहीं थी। पर व्योम हमेशा यही कहता था कि वो उसकी समिति के लिए सूटेबल है, इसलिए वो उसी से शादी करेगा। और अब चांद, जिसे व्योम बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, जिसके साथ शादी करने के बाद व्योम सावित्री जी पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था, उसी के लिए उसने वर्तिका को इतना अच्छा सबक सिखाया था। अध्याय और सावित्री जी ने बाहर आकर एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आखिर ऐसा कैसे न हो, उनका प्लान धीरे धीरे कामयाब हो रहा था। व्योम चांद के लिए सॉफ्ट होता जा रहा था। चांद अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसुओं की बूंदें चमक रही थी। व्योम ने वर्तिका के जाने के बाद चांद की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारी दूर गलतफहमी हुई या नहीं हुई? कहते हुए व्योम ने चांद के पास आकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे बताओ, मैं क्या करूं जिससे तुम रोना बंद कर दो? अब मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देख देख कर इरिटेट हो चुका हूं। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, आपने गलत किया। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा, ऐसा किसी के साथ कोई करता है भला? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा।
आपने उन्हें हमारे पैरों को पकड़ने के लिए कहा। वो कितनी उदास थी, ऐसा नहीं करना चाहिए। चांद की बात सुनकर व्योम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की का क्या करे। वर्तिका, जिसने चांद की शादीशुदा जिंदगी को खराब करने की साजिश की, इस लड़की के बारे में सोच रही थी। शायद यही वजह थी कि व्योम का झुकाव चांद की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने चांद के गालों को खींचते हुए कहा, वो लड़की हमारी दुश्मन है और दुश्मन के बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा जाता। ज्यादा मत सोचो, अगर तुम उसकी बातों में आ जाती तो हम दोनों अलग हो जाते। मतलब हमारी एक हैप्पी फैमिली को वो बर्बाद कर देती। और तुम्हें लगता है कि वो अच्छी लड़की है। हमें बुरे लोगों के साथ बुरा ही करना चाहिए। समझ आ गया? अब अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, वरना तुम्हारा दिमाग खत्म हो जाएगा। व्योम की बात सुनकर चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने मुंह बनाते हुए कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारे पास बहुत दिमाग है। ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने से वो खत्म थोड़ी हो जाता है। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, बिल्कुल हो जाता है। किसने कहा कि नहीं होता? तुम्हारे पास ही देखो, मुझे तो लगता है कि दिमाग है ही नहीं। कैसी बातें करती रहती हो, बचकानी। जब देखो तब रोती रहती हो और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। ऐसा कोई करता है भला? चांद ने अपना चेहरा नीचे झुका दिया और कहा, हम नाराज कब होते हैं? हमने कभी आप पर नाराजगी नहीं जताया। हम तो नाराज होते ही नहीं। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, अच्छा जी, तो रूम में जब तुम मुझे कह रही थी कि मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आप बहुत बुरे हो, वह क्या था? अगर नाराजगी जतानी नहीं थी तो फिर नाराजगी जताना किसे कहते हैं? व्योम की बात सुनकर चांद अपने निचले होंठ को चबाने लगी। अध्याय और सावित्री जी ने धीरे से कहा, हम भी यहाँ पर हैं। आप लोग अपनी पर्सनल बातें रूम में कर सकते हैं। ऐसे सबके सामने पर्सनल बातें करने की जरूरत नहीं है। उन दोनों की आवाज सुनकर व्योम ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उन दोनों की तरफ देखा। वहीं बेचारी चांद का चेहरा शर्म की वजह से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसकी हरकत देखकर व्योम को हंसी आ गई। अध्याय ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी, आप इतनी क्यूट हो, दिल कर रहा है कि आपके गालों को चूम लूं। अध्याय ने इतना कहा ही था कि उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गुस्से से घूर रहा है। अध्याय ने डरते हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो व्योम उसे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी गर्दन को दबाकर उसे मार डालेगा। व्योम की नजरों को देखकर अध्याय ने कहा, मुझे क्या जरूरत थी अपने शैतान भाई को जगाने की? कैसे घूर रहे हैं, जैसे मेरी जान ले लेंगे। हे भगवान, बचा ले। अध्याय के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सावित्री हंसने लगी। वहीं व्योम ने अपने मन ही मन कहा, सारे के सारे मेरे ही वाइफ के पीछे पड़े हुए हैं। कहते हुए व्योम ने चांद की तरफ देखा, जो अभी भी अपने छोटे छोटे हाथों से अपना चेहरा छुपा कर बैठी थी। एपिसोड 83। व्योम ने सावित्री जी और अध्याय को इग्नोर किया और आगे बढ़कर चांद को झटके से गोद में उठा लिया। अचानक से व्योम के गोद में उठाने की वजह से चांद, जो कि अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखकर बैठी हुई थी, उसने घबराकर अपने चेहरे से अपने हाथों को हटाकर देखा तो व्योम उसे गोद में लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। चांद ने पीछे पलटकर देखा तो अध्याय और सावित्री जी मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर चांद का चेहरा खून की तरह लाल हो गया। उसने व्योम के सीने में अपना चेहरा छुपाकर धीमी आवाज में कहा, आप ऐसे हमें गोद में क्यों उठा लेते हो? हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हमें चलना आता है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें चलना आता है, पर जितनी जल्दी जल्दी तुम चलती हो, मुझे लगता है कि हम कहीं इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके किसी और देश में ना चले जाए। इसलिए मैं डर के मारे तुम्हें अपनी गोद में उठाकर धीरे धीरे चलता हूँ। व्योम ने चांद को तंज मारा था क्योंकि वो किसी कछुए की तरह चलती थी। वही मासूम चांद को लग रहा था कि क्या सच में वो इतनी तेज चलती है कि वो लोग इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके किसी और देश में चले जाएंगे। उसने मासूमियत से व्योम की तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में हम बहुत तेज चलते हैं? हम कल से पक्का धीरे चलेंगे। चांद की बात सुनकर व्योम को हंसी आ गई, पर उसने चांद से कुछ भी नहीं कहा और उसे लेकर रूम में आ गया। इस वक्त शाम के 7 से ज्यादा का वक्त हो चुका था। व्योम ने चांद को रूम में लाकर बेड पर बैठाकर उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। चांद ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठकर व्योम की तरफ देखा। व्योम प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। व्योम की आंखों में खुद के लिए ऐसे भाव देखकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने निचले होंठ को चबाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि इस वक्त उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी।
व्योम ने उसके गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, सुनो, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। व्योम के सवाल को सुनकर चांद ने धीरे से कहा, आप हमारे पति हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तो फिर तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुलाती? मैंने आज तक तुम्हारे मुंह से अपना नाम नहीं सुना है। चलो जल्दी से अपने मुंह से मेरा नाम लो, मुझे तुम्हारी आवाज में अपना नाम सुनना है। व्योम की बात सुनकर चांद ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, हम आपका नाम नहीं ले सकते, हमें पाप लगेगा, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। चांद की बात सुनकर व्योम की आंखें छोटी हो गई और व्योम ने चांद को घूरते हुए कहा, मैं इन सब अंधविश्वासी बातों पर बिलीव नहीं करता और तुम्हें भी नहीं करना है। तुम मेरी वाइफ हो, तुम इस तरह से इस अंधविश्वास पर बिलीव नहीं कर सकती हो। अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप अपने मुंह से मेरा नाम लो। चांद ने कहा, नहीं, हम आपका नाम नहीं लेंगे। चांद की बात सुनकर व्योम ने थोड़े गुस्से से कहा, क्यों, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लोगी? क्या तुम्हारे महादेव ने नहीं बताया था कि हस्बैंड की सारी बातें मानते हैं वरना पाप लगता है? चांद ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, महादेव क्यों कुछ बताएंगे? महादेव तो भगवान है, वो हमारे साथ बात थोड़ी करते हैं। हमें तो पंडित जी ने बताया था, और वैसे भी पति का नाम लेने से बहुत पाप लगता है, इसलिए हम आपका नाम नहीं लेंगे। चांद की जिद के सामने आखिर में व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है, मेरा नाम नहीं लोगी तो तुम मुझे क्या कहोगी, बताओ मुझे। व्योम के सवाल पर बेचारी चांद चुप हो गई, क्योंकि उसके पास इस सवाल का जवाब भी नहीं था। उसे चुप देखकर व्योम ने उसे घूरते हुए कहा, अब बताओ मुझे, मेरा नाम नहीं लगी तो मुझे क्या कहोगी? अगर तुम्हें मुझे बुलाना हुआ, मैं किसी दूसरी तरफ चला गया या फिर तुमसे कुछ दूरी पर खड़ा हुआ, तो तुम मुझे कैसे बुलाओगी? चांद ने व्योम की बात सुनकर धीरे से कहा, सुनिए ना। चांद के मुंह से सुनिए ना सुनकर व्योम ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, जादूगरनी, अब सच बताओ, ये वशीकरण का मंत्र है ना तुम्हारा? व्योम की बात सुनकर चांद बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। व्योम ने उसकी बड़ी बड़ी आंखों को घूरते हुए कहा, और ये तुम्हारी नीली नीली आंखें, इन आंखों से घूर कर और सुनिए ना कहकर मुझ पर काला जादू करती हो तुम, इसलिए मैं तुम्हारे आगे पीछे मजनू की तरह घूमने लगा हूँ, वरना व्योम अग्निहोत्री किसी के आगे पीछे घूम ही नहीं सकता। व्योम की बात सुनकर मासूम सी चांद के चेहरे पर डर नजर आने लगा। उसने डरते हुए कहा, हम सच में काला जादू नहीं करते हैं, सच में नहीं करते हैं। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके चेहरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे चांद किसी भी वक्त रोना शुरू कर सकती है। उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, रोना नहीं, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी प्यारी सी जादूगरनी हो। चांद ने धीरे से कहा, हम जादू नहीं करते, सच में। व्योम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी आंखें जादू करती है। ये नीली आंखें, ये पता नहीं मुझे हिप्नोटाइज कर देती है, और तुम्हारी ये मीठी आवाज में जब भी तुम सुनिए ना कहती हो ना, ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में तितलियां उड़ रही है। अजीब सा लगता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मुझे कैसा लगता है। अब मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि तुम मुझे सुनिए ना कहोगी, पर हमेशा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सुनिए ना कहते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन मैं सब कुछ भूल जाऊं और साधु महात्मा बनाकर तुम्हारे पीछे घूमूं। व्योम की बात सुनकर चांद कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम मुझे हमेशा सुनिए ना नहीं कह सकती, अब बताओ मुझे कैसे बुलाओगी? चांद ने धीरे से कहा, पता नहीं। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया और फिर से अपने निचले होंठ को चबाने लगी। उसे इस तरह से अपने होठों को चबाते हुए देखकर व्योम ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे होठों को चबाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, इन्हें चबाने के लिए मैं हूं ना। व्योम की बात सुनकर चांद फिर से बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। फिर व्योम ने आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे हल्के हल्के से किस करते हुए बेड पर लेटा दिया। चांद को एहसास ही नहीं हुआ कि व्योम उसके साथ क्या किया है। व्योम काफी प्यार से चांद के होठों पर किस कर रहा था। उसका एक हाथ चांद के गालों को सहला रहा था। मासूम चांद चुपचाप अपनी आंखों को बंद करके व्योम की किस को महसूस कर रही थी। उसे अपने पेट में हजारों तितली उड़ती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद व्योम ने चांद के होठों पर हल्के से बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद करके उसके चेहरे की तरफ देखा। चांद अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटी हुई थी और गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसके होंठ इस वक्त इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे कि व्योम का दिल कर रहा था कि वो दोबारा उसके होठों पर किस करे, पर उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करके चांद के गालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, अपनी आंखें खोलो ना।
व्योम ने बिल्कुल चांद की स्टाइल में प्यार से कहा था। चांद ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा तो व्योम प्यार भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। व्योम को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर चांद का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए कहा, ऐसे मत देखिए ना, हमें अजीब सा लगता है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा मुझे बताओ कैसा लगता है। चांद ने धीरे से कहा, पता नहीं, अजीब सा लगता है। व्योम ने उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाते हुए कहा, बताओ वरना मैं तुम्हें गुदगुदी करूंगा। व्योम की बात सुनकर मासूम चांद ने डरते हुए कहा, नहीं गुदगुदी मत करना, बहुत ज्यादा गुदगुदी लगती है। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तो बताओ मुझे कैसा लगता है। चांद ने धीरे से कहा, वो ना पेट में गुदगुदी होती है और अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट में तितलियां उड़ रही है और बहुत अजीब लगता है। हम कैसे बताएं, हमें समझ नहीं आ रहा है। चांद की बात सुनकर व्योम के होठों पर स्माइल आ गई। चांद व्योम के करीब आने के बाद खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। व्योम भी समझ रहा था कि चांद की उम्र ही ऐसी है कि वो उसके हल्के से टच से बहक जाए। आखिर उसने भी तो ऐसी उम्र में कई सारी गर्लफ्रेंड को डेट किया था। उसने धीरे से कहा, ये सब कुछ नॉर्मल है, अब ये सब कुछ छोड़ो, हम हमारे मेन टॉपिक से भटक रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुमसे दूर रहा तो तुम मुझे कैसे बुलाओगी। अब बताओ मुझे क्या कहोगी। तुम मेरा नाम लेने के लिए तो तैयार हो नहीं, और सुनिए ना कहना तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारी वजह से फिर मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। इसलिए अब जल्दी से बताओ कि तुम मुझे क्या बुलाओगी। व्योम की बात सुनकर बेचारी चांद कुछ सोचने लगी। कुछ सोचते हुए उसने धीरे से कहा, पतिदेव। ये कहते हुए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। वही चांद के मुंह से पतिदेव सुनकर बेचारे व्योम का चेहरा काला पड़ गया। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम मुझे सबके सामने पतिदेव कहा हो। पतिदेव यहाँ आओ। ऐसे बुलाओगी, सब लोग तुम्हें और मुझे दोनों को पागल समझेंगे। तुम मुझे पतिदेव नहीं बुला सकती, तुम मुझे हबी बुलाओ। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपनी नीली नीली आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखकर धीरे से कहा, हबी मतलब क्या होता है। चांद के सवाल का सुनकर व्योम ने खुद से कहा, ओह गॉड, मेरी क्यूट सी वाइफ को हबी मतलब नहीं पता। ये सोचकर उसने धीरे से कहा, हस्बैंड मतलब पति और हस्बैंड का शॉर्ट फॉर्म होता है हबी, मतलब पतिदेव। बस तुम्हें ये इंग्लिश में कहना है, इसलिए तुम मुझे हबी कहोगी। अब कहो मुझे हबी। व्योम की बातें सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं, हमें ये पसंद नहीं आया, हम आपको हबी नहीं कहेंगे। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसे झटके से अपनी गोद में खींचते हुए कहा, क्यों नहीं कहोगी। तुम मुझे मेरे नाम से बुलाने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मुझे हबी कहने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनती हो। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा और तुम्हारे मनाने पर भी नहीं मानूंगा। बताओ क्या तुम मुझे नाराज करना चाहती हो। व्योम की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, पर ये अजीब है ना। व्योम ने प्यार से कहा, बिल्कुल भी अजीब नहीं है, कहो ना, मुझे तुम्हारे मुंह से हबी सुना है, हबी कहो मुझे। चांद ने धीरे से कहा, हबी। उसने इतने धीरे से कहा था कि व्योम को बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। उसने चांद को घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें हबी खाने के लिए कहा था, वो भी मुझे थोड़े जोर से, तुम खुद से ही कह रही हो। चांद ने कहा, हमने कहा तो आपने सुना नहीं, ये आपकी गलती है। चांद की बात सुनकर व्योम ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अब तुम्हें मुझे हबी कहकर ही बुलाना है, इसलिए आदत डाल लो, फिर से कहो, मुझे हबी सुनना है। व्योम की बात सुनकर चांद ने अपनी आंखों को बंद करके धीरे से कहा, हबी। इस बार चांद ने थोड़ी जोर से कहा था, जिस वजह से व्योम ने उसके मुंह से हबी सुन लिया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने चांद की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, फिर से कहो, तुम्हारे मुंह से हबी सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, फिर से कहो। व्योम की बात सुनकर और उसकी खुशी भरी आवाज सुनकर चांद के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। उसने अपनी आंखें खोलकर धीरे से कहा, हबी। व्योम ने चांद के चेहरे की तरफ देखा, जो कि क्यूट सा फेस बनाकर उसे हबी कह रही थी। व्योम ने आगे बढ़कर उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, फिर से कहो, मुझे तुम्हारे मुंह से हबी सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज फिर से कहो। व्योम की ऐसी आवाज सुनकर चांद ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और फिर से हबी हबी कहने लगी। व्योम मासूम चांद से आधे घंटे तक हबी हबी बुलवाता रहा। आखिर में चांद ने रोने जैसी आवाज में कहा, हम थक गए। चांद की आवाज सुनकर व्योम को एहसास हुआ कि वो अपनी प्यारी सी वाइफ को कितनी देर से इरिटेट कर रहा है।
पर फिर भी मासूम चांद चुपचाप उसकी बात सुनकर बार बार उसे हबी कहकर बुला रही थी। चांद की मीठी सी आवाज में हबी इतना प्यारा लगता था कि व्योम बार बार उसके मुंह से हबी सुनना चाहता था। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, अब से मुझे तुम्हारे मुंह से हबी सुनना है। किसी के भी सामने मुझे हबी खाने से शर्माना मत, क्योंकि हबी का मतलब पतिदेव ही होता है, समझ गई ना तुम? चांद ने बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि उसे व्योम की बात सही लगी। अगर हबी का मतलब पतिदेव होता है तो वो सबके सामने हबी तो कह ही सकती है। वही अपनी इनोसेंट बीवी को अपनी सारी बातें मानते हुए देखकर व्योम के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन नजर आने लगी। एपिसोड 84। चांद अभी भी व्योम की गोद में बैठी हुई थी। उसने धीरे से कहा, सुनिए ना, अभी हम। व्योम जो उसके चेहरे में खोया हुआ था, सुनिए ना सुनते ही उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसने धीरे से कहा, इस जादूगरनी का क्या करूं? ओह गॉड, मैं पागल हो रहा हूं, मुझे बचा लो। व्योम को अपनी आंखों को बंद करते हुए देखकर चांद ने उसके कंधों को हल्के से टच करते हुए कहा, आपने आंखें क्यों बंद कर ली? हमारी बात तो सुनिए। व्योम ने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, सुनाए। चांद ने कहा, आपने हमें गोद में बिठाया हुआ है, हमें बाथरूम जाना है, हमें छोड़ दें। व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, छोड़ दूंगा, यहाँ पर किस करो पहले। कहते हुए उसने अपने लिप्स पर उंगली रखी। व्योम की बात सुनकर और उसकी उंगली को लिप्स पर देखकर चांद के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, नहीं, हम नहीं करेंगे, हमें शर्म आती है। चांद की बात सुनकर व्योम ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, क्यों शर्म आती है? मैं तो तुम्हारा हस्बैंड हूं ना, और अगर तुम अपने हस्बैंड से शर्माओगी तो फिर किसको करना चाहती हो तुम? किसी और को? चांद ने उनकी बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं आप? आप हमारे पति हैं, हम आपके अलावा किसी और को देख भी नहीं सकते। यह महापाप है, और आपको लगता है कि हम किसी और को इस तरह से किस करेंगे? चांद की बात सुनकर व्योम ने खुद से कहा, इसकी शुद्ध हिंदी सुनकर कहीं मैं इंग्लिश बोलना ना भूल जाऊं। ठीक है, किसी को किस नहीं करोगी, लेकिन मुझे तो कर सकती हो ना? मैं तुम्हारा पति हूँ। आई एम योर हस्बैंड। हस्बैंड को तो कोई किस कर ही सकता है। अब जल्दी से मुझे किस दो, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना दिन भर मैं तुम्हें इसी तरह से अपनी गोद में लेकर यहाँ से वहां घूमता रहूंगा। फिर सब लोग चाहे तो मुझे छोटा बच्चा क्यों ना समझ ले, आई डोंट केयर। व्योम की धमकी सुनकर चांद को डर लगने लगा, क्योंकि सच में सब लोग उसे छोटा बच्चा ही समझने लगेंगे अगर व्योम इस तरह से उसे अपनी गोद में लेकर घूमता रहा। उसने आगे बढ़कर हल्के से व्योम के लिप्स पर अपनी लिप्स रखे और जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, अब ठीक है। चांद को इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर व्योम ने थोड़े गुस्से से कहा, मैंने किस करने के लिए कहा था? तुमने तो सिर्फ लिप्स को लिप्स से टच किया है, ये तो गलत है, तुमने चीटिंग की है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम यहीं पर बैठी रहो दिन भर। चांद ने रोने जैसी आवाज में कहा, हमें बाथरूम जाना है, जाने दीजिए ना। उसकी ऐसी आवाज सुनकर व्योम ने कहा, जादूगरनी जाओ। कहते हुए व्योम ने अपने हाथों की पकड़ चांद की कमर पर ढीली कर दी। चांद जल्दी से उसकी गोद से नीचे उतरकर भागते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही व्योम ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सच में जादूगरनी है, तुमने मेरे पर काला जादू किया है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई तोड़ पाएगा। कहते हुए व्योम हंसते हुए मोबाइल उठाकर वहां से बाहर चला गया। वहीं बाथरूम में आकर चांद ने अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखों को बंद किया और आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था सब कुछ याद करने लगी। कैसे सुबह सुबह फोटोज देखकर वो रो रही थी, उसके बाद भी व्योम का आना, उसका और व्योम का एक दूसरे को समझाना, उसका रोना और व्योम का उसे प्यार से समझाकर सब कुछ एक्सप्लेन करना, बाद में वर्तिका का आना, व्योम का वर्तिका से माफी मांगवाना, सब कुछ चांद की आंखों के सामने घूम रहा था। चांद प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, इसका मतलब वो अपनी प्रेमिका के साथ नहीं रहते, उनकी प्रेमिका झूठी है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? प्रेम तो अपनी मर्जी से किया जाता है, हम किसी को जबरदस्ती हमसे प्रेम करने पर मजबूर नहीं कर सकते, तो फिर वो क्यों इन्हें मजबूर करना चाहती है? हम अपने पति की जिंदगी में किसी और को नहीं आने देंगे, वो हमारे हस्बैंड है। कहते हुए चांद के गाल गुलाबी हो गए। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आ गई। उसकी पीठ का अभी भी हल्का हल्का दर्द था, जिस वजह से वो नहा नहीं सकती थी, इसलिए वो बस हल्के गीले टॉवेल से अपनी आधी बॉडी को क्लीन करके बाहर आ गई। बाहर आते ही उसने बेड पर देखा तो बेड पर कोई भी नहीं था। व्योम को अपने सामने न देखकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, वरना व्योम की बातों से
व्योम की हरकतों से बेचारी चांद शर्मा कर पानी पानी हो जाती थी। वो चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे साइड टेबल पर वही मोबाइल नजर आया जिसमें उसने वर्तिका और व्योम की फोटोज देखी थी। चांद ने दोबारा उसे उठा लिया, पर अब उसे मोबाइल को खोलना नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले नज ने उसे मोबाइल खोल कर दिया था। चांद बेचारी मोबाइल को घूर घूर कर देख रही थी। तभी व्योम ने वापस रूम में आ गया। चांद के हाथ में मोबाइल देखकर वो तेज कदमों से चांद के पास आ गया। उसने उसके हाथ से मोबाइल लेकर साइड में पटकते हुए कहा, तुम्हें इसे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मोबाइल चाहिए तो मैं दे दूंगा। उस घटिया औरत की लाई हुई कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है। चांद डर के मारे कांप गई, क्योंकि उसने काफी जोर से मोबाइल को नीचे पटक कर तोड़ दिया था। चांद को डरते हुए देखकर व्योम को एहसास हुआ कि उसने चांद के सामने गुस्से में किस तरह बर्ताव किया है। उसने चांद की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्यों डर रही हो? मैंने मोबाइल को ही तोड़ा है, और वह भी उस घटिया लड़की के लाए हुए मोबाइल को। इसमें जो फोटोज हैं, वो सच है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वह जबरदस्ती चिपक रही थी और शायद उसके किसी आदमी ने ऐसी फोटोज ले ली जिसे देखकर तुम्हें गलतफहमी हो गई। मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था, पर तुम्हारे आने से पहले। पर अब मैं तुम्हारे लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। चांद ने उनकी बात सुनकर अपना चेहरा ऊपर उठाकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर इंसान अपनी गलती का एहसास करके खुद को बदलना चाहे तो उससे अच्छा इंसान कोई भी नहीं होता। महादेव कहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। चांद की बात सुनकर व्योम ने कहा, तुम्हारे महादेव तुम्हें रोमांस के बारे में कुछ नहीं बताते? मतलब अपने पति को कैसे खुश किया जाता है, अपने पति को कैसे प्यार किया जाता है? जब देखो तब ज्ञान की बातें करती रहती हो। तुम्हारा ज्ञान सुन सुनकर एक दिन में पक्का साधु महात्मा बन जाऊंगा। पर उसके बाद क्या करेंगे हम? साधु महात्मा तो तुम पहले से हो, मैं भी बन जाऊंगा। फिर क्या हम दोनों संन्यास ले लेंगे? चांद की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, हमने कब कहा कि हम संन्यास लेने वाले हैं? व्योम ने चांद के पास आते हुए कहा, पर तुम्हारी हरकतों से तो यही लग रहा है कि तुम्हारा संन्यास लेने का इरादा है, और तुम अगर संन्यास ले लोगी तो मुझे भी संन्यास तो लेना होगा। फिर हम पहाड़ पर जाकर बैठेंगे और वहां पर गाना गाएंगे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे रामा। चांद ने धीरे से कहा, अगर हमें भगवान की आराधना करनी है तो इसके लिए पहाड़ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सच्चे मन से अपने घर में, अपने रूम में, जहां भी हो वहां पर बैठकर भगवान की आराधना करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए पहाड़ पर जाने की या फिर कई मीलों तक पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। बस सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान की आराधना करो, वही भगवान की सच्ची पूजा होती है। चांद की बात सुनकर व्योम ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, माताश्री, हम आपकी बात समझ गए। कृपया करके नीचे चलने का आप कष्ट करेगी। चांद ने कहा, अवश्य। व्योम ने इरिटेट होते हुए कहा, अरे शुद्ध हिंदी की देवी, कुछ तो नॉर्मल बोलना सीख जाओ। मुझे लगता है कि मैं भी शुद्ध हिंदी सीख रहा हूँ। मतलब मैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हूँ। इतनी सारी लैंग्वेज आने के बाद अब मैं शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। ग्रेट। व्योम ने अग्निहोत्री, तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ। कहते हुए व्योम ने खुद की पीठ थपथपाई। चांद ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। व्योम ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लिविंग रूम में ले आया। कल जन्माष्टमी थी, जिस वजह से घर में तैयारी चल रही थी। सावित्री जी सारी तैयारी को खुद ही देख रही थी। अध्याय इस वक्त अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया हुआ था। सावित्री जी ने चांद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ चांद? चांद ने घर की सजावट की तरफ देखते हुए कहा, जन्माष्टमी के लिए सजावट करवा रही हो आप, दादी माँ? सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कल नंद गोपाल का जन्मदिन है। हम सबके जन्मदिन इतने प्यार से मनाते हैं, तो हमारे बाल गोपाल का जन्मदिन भी तो हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए ना। क्या आपके बाल गोपाल का जन्मदिन मनाना नहीं पसंद? सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, हमारी चाची हमें पूजा नहीं करने देती थी, पर हम बाल गोपाल के मंदिर में जाकर उनके जन्मदिन के दिन जरूर पूजा करते थे। चांद की बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। व्योम स्टडी रूम में काम करने चला गया था। लिविंग रूम में सावित्री जी और चांद दोनों मौजूद थी। सावित्री जी ने चांद की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा, हमें बताइए कि कल आप क्या पहनेंगी, चनिया चोली या फिर घाघरा चोली? हम आपके लिए मंगवा देते हैं। सावित्री जी की बात सुनकर चांद ने धीरे से कहा, नहीं दादी माँ, इसकी जरूरत नहीं है।
चांद की बात सुनकर सावित्री जी ने उसके पास आकर उसके चेहरे को ऊपर उठाकर प्यार से कहा, क्यों जरूरत नहीं है, आप इस घर की नई और बड़ी बहू हैं, हमारे व्योम की राधा रानी, तो हम आपके लिए नए कपड़े क्यों ना मंगवाएं। अब जल्दी से बताइए कि आप क्या पहनेंगी। सावित्री जी के फोर्स करने पर चांद ने धीरे से कहा, दादी माँ, चनिया चोली बिल्कुल राधा रानी की तरह। चांद की बात सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने प्यार से कहा, ठीक है, कल सुबह तक आपके लिए आपके कपड़े आ जाएंगे। हमें आपका साइज पता था, इसलिए हमने पहले से ही दोनों के ऑर्डर दे दिए थे। सावित्री जी की बात सुनकर चांद उनकी तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसके बारे में भी इतना सोच सकता है, पर वह खुश थी। उसने सावित्री जी से थैंक यू नहीं कहा, क्योंकि पिछली बार ही सावित्री जी ने उसे कहा था कि अगर उसने थैंक यू कहा तो वह उससे कभी बात नहीं करेगी, और चांद सावित्री जी को नाराज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो दोनों अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी उनका ध्यान सीढ़ियों से नीचे उतर रही अंजलि पर गया। अंजलि को देखते ही सावित्री जी को फिर से कुछ अजीब लगा। हमेशा यहाँ से वहां उछल कूद करने वाली अंजलि गुमसुम सी लग रही थी। अंजलि नीचे जाकर चुपचाप बैठ गई। सावित्री जी ने अंजलि के पास आकर प्यार से कहा, अंजलि, क्या हुआ बेटा, क्या आप ठीक नहीं हैं? क्या कुछ हुआ है, हमें बताइए। सावित्री जी की बात सुनकर अंजलि ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नथिंग, मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे थोड़ी देर तक शांति से बैठने दीजिए। अंजलि की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, अंजलि, कुछ तो हुआ है, हमें बताइए, शायद हम आपकी मदद कर सकें। सावित्री जी की बात सुनकर अंजलि ने गुस्से से कहा, कोई मदद नहीं कर सकती, आप कोई भी नहीं, जो करना था आप कर चुकी हैं। कहते हुए अंजलि ने गुस्से से चांद की तरफ देखा। सावित्री जी ने अंजलि की बात सुनकर थोड़े प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, हमने क्या किया है यही बता दीजिए, हम इस तरह से आपको नहीं देख पा रहे हैं, आप तो ऐसे उदास नहीं बैठती थी, कुछ हुआ है ना? क्या आपके कॉलेज में कुछ हुआ है या फिर किसी ने कुछ कहा है? अंजलि ने अपनी आंखों को बंद करके गुस्से से कहा, कुछ नहीं हुआ है। कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री जी ने कहा, अंजलि, क्या हुआ? अंजलि अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। उसने चांद को घूरते हुए कहा, किसी ने अपनी एक अदा में ही लोगों को अपना दीवाना बना दिया। उसी की वजह से मेरा वैभव मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि अब उसे मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि की बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, तो अगर उसे आप में इंटरेस्ट नहीं है और वह आपको छोड़कर चला गया तो आपको खुश होना चाहिए। ऐसा लड़का जो आपको अब छोड़ सकता है, अगर आप उसके साथ शादी करती तो वह आपको कभी भी छोड़ सकता था। आप ऐसे लोगों के साथ रहती ही क्यों हो जो सिर्फ खूबसूरती को तवज्जो देते हैं? आपको ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपके दिल को समझे, जो आपके दिल से प्यार करे, ना कि सिर्फ आपके चेहरे से। सावित्री जी की बात सुनकर अंजलि ने गुस्से से चांद की तरफ देखते हुए कहा, वह मुझसे ही प्यार करता था, पर सब कुछ इसने खराब कर दिया, अपना ये भोला सा चेहरा दिखाकर। कहते हुए अंजलि गुस्से से वहां से चली गई। गाइस, ये स्टोरी आगे तभी कंटिन्यू होगी जब हो जाएंगे, वरना आगे के एपिसोड नहीं आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग स्टोरीज।